चलिए। ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, कल हमने पररूप संधि का एक सूत्र पढ़ा, जो सूत्र है आपका ओमांगोश्च। वह सूत्र अवर्ण से ओम तथा आंग इन दो शब्दों के परे रहते क्या करता है? पररूप एकादेश करता है। ठीक है। आज हम उस सूत्र का एक उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, सिवेही, जो कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जी जी, वह उदाहरण, यह अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। अतः हमने इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पर परोसा हुआ है। कल वाला सूत्र का अर्थ यदि आपको स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक बार आप कल वाली स्लाइड और देख लीजिए तो आपको शायद ये काफी सुगम हो जाएगा। तो जहां पर इसका ये दिया हुआ था, ये वाली स्लाइड को फिर एक बार देखें आप। सूत्र का अर्थ विशेष स्मरण रहे आपको। अवर्ण से अवर्णात क्या हो, ओम हो या फिर आंग हो, दो चीजें हैं यहाँ पर। अवर्ण से ओम या फिर आंग, इन दोनों के पर में रहते यह पररूप एकादेश होता है ना। पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। ओम का उदाहरण कल दिया था हमने, शिवाय ओम नमः। आंग का उदाहरण एक बहुत, आप जिसे परिचित नहीं थे, वो विद्यालय नाम का एक उदाहरण दिया था। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है आंग का। वह आंग का जो उदाहरण है वह है सिवेही। कल बहुत लोगों की इसमें शंका समाधान आए थे, तो हमने उन सब का यथावत समाधान किया है। यदि इसके बाद भी आपकी कोई शंका रहेंगी तो उन्हें हम थोड़ी देर में अभी इस सिवेही को समाप्त करके आपके उन पूर्व पक्षों को एक बार फिर इसमें ले लिया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आज का जो विषय आपको पढ़ाना था। ये तो चूंकि कल का था, आपको केवल प्रत्यास्मरण के लिए, एक बार पुनः स्मरण के लिए ये स्लाइड दिखाई गई थी। अब आप इसे देखें। हमें सिवेही पढ़ना है मित्रों। आज यह सिवेही जो उदाहरण है, यह भी ओमांग गोष्ठ सूत्र के द्वारा पररूप संधि का उदाहरण है। कैसे यहाँ पररूप होता है, क्या कंडीशन रहती है। तो आपकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें एक बात लिख रही है शुरुआत में ही। ओमांग गोष्ठ के बाद शिवाय ओम नमः लिखा, फिर वो शिवाय ओम नमः समाप्त होकर के वहां पर एक बात लिखी, फिर सिवेही, यह एक पंक्ति लिखी हुई है। वहां पर क्या लिखी है? सिवेही, ये पंक्ति लिखी हुई है। तो सिवेही, यहाँ पर आपको यह समझना है सबसे पहले तो शिव प्लस एही, यही आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है। तो यहाँ संधि कौन सी प्राप्त होगी? तो जैसा आपको विदित हो, शिव प्लस एही, ऐसी स्थिति होने पर सबसे पहले आद्गुणा प्राप्त होगा, क्योंकि अवर्ण से अच परे है। उसके बाद क्या प्राप्त होगा? उसके बाद वृद्धिरेचि प्राप्त है। तो वृद्धिरेचि सूत्र के द्वारा यहाँ पर वृद्धि न हो जाए शिव एही में, इसलिए यहाँ पर ओमांग गोष्ठ सूत्र का आरंभ किया गया। ओमांग गोष्ठ सूत्र क्या कहता है? ओमांग गोष्ठ सूत्र यह कहता है कि अवर्ण से ओम परे हो अथवा आंग परे हो, तब आप पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश करना है। तो आप यहाँ देखोगे, अभी आप इस पे अभी ध्यान मत देना, इसको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अभी आपको यही सिर्फ ध्यान देना है जहां हम पढ़ा रहे हैं। तो शिव, तो अवर्ण से ओम परे हो या आंग परे हो, तो अवर्ण आप देख ही रहे हो, ये है अवर्ण।
अवर्ण से यहाँ पर आगे न तो ओम परे दिखाई दे रहा है, ना ही आंग परे दिखाई दे रहा है, बल्कि आपको ये ए ही दिखाई दे रहा है, मतलब ए दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही है। तो यहाँ तो अब सूत्र नहीं लगना चाहिए, आपका ओमांगोश्च सूत्र के द्वारा यहाँ पर रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंग जी ही ना आंग परे है ना ओम परे है अवर्ण से। तब कहते हैं कि आइए अब आपको दर्शन कराते हैं हम, यही में क्या दर्शन कराते हैं, आंग के दर्शन कराते हैं कि कैसे, कि वो कराया जाएगा अंतादिवच्च सूत्र की सहायता से, वो दर्शन कराए जाएंगे। तो आइए पहले तो हम समझेंगे कि ये ए ही बना कैसे, यह जो ए ही यह पद है ये बना कैसे। तो इस ए की प्रक्रिया को समझेंगे, और जब हम यदि ए की प्रक्रिया समझ लिए तब आपको ए ही में क्या है, आंग भी दिखाई दे जाएगा। तो चलिए अब इसे समझते हैं क्रमशः। तो ए ही बनता कैसे मित्रों, ये ई ही नाम, ये ई ही धातु है एक, है ना, इण जतु धातु है, उसका ये ई ही रूप बन जाता है। अच्छा, इससे आंग उपसर्ग लगा दिया, जैसा कि आप जानते हो धातुओं से पूर्व में प्राय उपसर्ग का प्रयोग होता है। अच्छा, आंग का क्या बचता है, आ, इसलिए हमने जो ंगा को कोष्टक में लिखा है कि वो आपका डिलीट हो जाएगा, लो संज्ञा लोप हो जाएगा उसका। तो इसलिए अब स्थिति बची आपकी मतलब आंग में से आ बचा, ंगा चला गया, तो अगली कंडीशन आप देख ही रहे हैं ये वाली। तो यहाँ पर क्या बचा, आ और ई ही, यह कंडीशन हुई। अब इसके बाद क्या करना है, आ के बाद है ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवर्ण से अच परे है तो गुण हो जाएगा ना, गुण संधि। आ के बाद ई है तो गुण संधि हो जाएगी, जैसे हाँ बिल्कुल। आज आपकी आवाज हमें कट कट के आ रही है, इसलिए आप बोलेंगे तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे, है ना, नेटवर्क की कमी के कारण। चलिए कोई बात नहीं, आप बात को समझ गए, पर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर गुण संधि प्राप्त है। बिल्कुल, यहाँ गुण संधि हो ही जाएगी। तो आ और ई के स्थान पर गुण क्या होगा, ए होगा, और ही को यथावत रख दीजिए, तो ये ए ही बन गया। क्या बन गया, ये ए ही बन गया। अब वही जो यहाँ ए ही है, वही ए ही इधर है, ध्यान रखना। हमने इसको अलग से प्रक्रिया इसलिए करके बताई है कि आपको यह समझ आ सके कि ये आ ही से ए ही कैसे बना। अब हम ए ही में आपको आंग दिखाएंगे, ठीक है ना। आइए अब सूत्र लगाते हैं, यहीं पर इस यहाँ पर हम चल रहे थे। अब इसमें सूत्र लगाएंगे आपका, ओमांगोश्च, अवर्ण से ओम अथवा आंग परे हो, तो देखा कि अवर्ण से ए ही परे है, ये तो आंग नहीं है, तो क्या किया जाए, तो कह रहे अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आंग के दर्शन कराने के लिए सूत्र बनाया अंतादिवच्च। कौन सूत्र है ये, अंतादिवच्च। मित्रों यह अंतादिवच्च जो सूत्र है, हमने आपको 6 प्रकार के सूत्र पढ़ाए थे इस असंधि की शुरुआत में, उसमें से यह अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का मतलब ये होता है कि जो जैसा नहीं है उससे वैसे कार्य करवा देना, है ना। ए ही में आंग कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन इसमें आंग के दर्शन करा देगा ये सूत्र। तो जैसा नहीं है अतस्मिन् तद बुद्धि, जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करा देना, ये अतिदेश सूत्र है। इस अतिदेश सूत्र का मित्रों अर्थ क्या है, अर्थ के लिए मित्रों हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ वह भावार्थ लिख रहा है, यहाँ पर जो भावार्थ यही है। सूत्र का अर्थ क्या है, उसके लिए सूत्रार्थ आपको यहां देखना पड़ेगा। पर यह जो सूत्रार्थ है यह आपको अभी जो नए अध्येता हैं शायद उनको यह समझ में नहीं आए, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों प्रकार की प्रक्रिया रखी है। आपके लिए भावार्थ भी लिख दिया है, और जो प्रौढ़ अध्येता हैं व्याकरण के, उनके लिए सूत्र का रियल अर्थ भी दे दिया है। आप जैसे जिस तरीके से समझ सकें उस तरीके से आप समझ जाना बस इसे, ठीक है। तो आइए, यह जो सूत्रार्थ है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह व्याकरण के उच्च ग्रंथों में इस तरीके से वाक्य की संयोजना करके अर्थ निकाला गया है कि ये अर्थ बनेगा। आइए, तो दीक्षित जी ने क्या अर्थ लिखा, उनके वरदराजाचार्य जी ने क्या अर्थ लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी में,
वो भावार्थ है। दरअसल नागेश जी कहते हैं वो भावार्थ है। तो ये क्या है वो भावार्थ, तो आप देख ही रहे हैं। कहा योयम एकादेशः, इसको घटाते हैं पूरा। देखो अभी आपको यहाँ पर आंग के दर्शन करा देंगे भावार्थ का, कि योयम एकादेशः, जो यह एकादेश हुआ है। तो एकादेश क्या हुआ है मित्रों? आ और ई के स्थान पर ए हो गया है। क्या हो गया है? ये ए, आ और ई के स्थान पर, तो यही एक आदेश है। समझे ना? दो के स्थान पर किसी एक का हो जाना एक आदेश है। तो आ और ई के स्थान पर एक आदेश है, तो क्या लिखा है? योयम एक आदेश, जो ये एक आदेश होता है। सह पूर्वस्य अंतवत, सह मतलब वह जो एकादेश है वो पूर्वस्य अंतवत, वो पूर्व के अंत की तरह होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मित्रों, जहां कहीं एकादेश होता है उस एकादेश में, एकादेश दो के स्थान पे हो रहा है ना, इसलिए उसे एकादेश कहा जाता है। एकादेश में क्या होता है? एक पूर्व वर्ण होता है और एक परवर्ण होता है। जैसे यहाँ पर पूर्व वर्ण है आपका जो है ये आ, और परवर्ण है आपकी क्या? ई। तो एकादेश के दो स्थानीय होते हैं, पूर्व वर्ण और परवर्ण। ध्यान रखना इस बात को। तो जब ये कहा जा रहा है जो यम एकादेश पूर्वस्य अंतवत, अर्थात जो ये एकादेश है, एकादेश कौन है यहाँ पर? ये ए। तो ए कैसा है? पूर्वस्य अंतवत, पूर्व के अंत की तरह होता है। तो पूर्व में है आंग, आंग का आ। तो यह जो एकादेश है आपका है, ये पूर्व के अंत की तरह होगा। पूर्व के अंत की तरह होगा का मतलब ये है कि पूर्व में है आंग है, तो यह जो एकादेश है यह पूर्व के अंत की तरह होगा। अर्थात पूर्व में है आंग, तो इसमें भी आंग तो रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? आंग तो मतलब यही में आंग तो भी है, क्योंकि एक का जो निर्माण हुआ है, एक की जो कंडीशन बनी है वो आंग के आ के कारण बनी है। ठीक है ना? तो ये पूर्व के अंत के समान होगा, पहली कंडीशन। एक बार में एक ही काम करना है, या तो उसे पूर्व के अंत की तरह करना है, और या फिर क्या करना है? परस्य आदिवत। ये सेकंड है, इसमें सेकंड वाक्य, ध्यान रखना। दोनों को इकट्ठा मत कर देना कि एक ही को पूर्व के अंतवत पर के आदि की तरफ कर लो। एक बार में एक ही कोई काम करना है। जो यह एक आदेश हुआ है पूर्व के अंत की तरह होता है, या फिर पर के आदि की तरह हो सकता है। पर के आदि की तरह का मतलब है कि या जो है ये ई ही है ना, ई ही के आदि की तरह, अर्थात इसमें आदि में, आदि की तरह मतलब इसमें ई ही में तो धातुत्व है, तो या फिर इसमें धातुत्व रह सकता है। तो यहाँ पर हमें पर के आदि की तरह नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या है कि जो एकादेश होता है सब पूर्वस्य अंतवत, यहाँ पर इतने से ही काम है। ध्यान रखना क्या यहाँ पर कितने से कार्य है? सिर्फ जो एकादेश होता है पूर्व के अंत की तरह होता है, तो पूर्व में क्या है? आंग। तो यह एकादेश है, जो एकादेश विशिष्ट है, जो ए ही है ना, ये पूर्व के अंत की तरह है। तो मतलब ए ही में आंग तो भी बैठा हुआ है, ए ही में आंग भी है। तो अब इसने सूत्र ने क्या करा दिया? इस ए ही में आंग तो, अर्थात आंग का दर्शन करा दिया। ठीक है ना? आंग का क्या करा दिया? दर्शन करा दिया। तो ए ही में आंग दिखाई दे गया, अब उमांगोच्च सूत्र को दिखाई दे गया। तो अब क्या हुआ? अवर्ण से वो ए ही में आंग के दर्शन कर रहा है अंतादिवच्च सूत्र की सहायता से, क्योंकि अंतादिवच्च कह चुका है कि पूर्व के अंत की तरह होगा है। तो शिव ए ही में आंग के जब दर्शन हुए तो क्या कर दिया उसने? उसने कर दिया पर रूप। तो पर रूप करने पर क्या हुआ कि देखो ये दोनों मिलकर के आ और ए किसके रूप बन गए? पर के, मतलब ए का ही रूप बन गया वो। पर रूप का मतलब ये है, कल भी आपको बताया था, पर रूप संधि तो पढ़ा रहे हैं, आप जान ही रहे हो उसे। तो जब आप इसे मिलाएंगे, पर रूप कर दिया, क्योंकि आपको आंग उसमें समझ में आ गया कि नहीं ए ही में आंग भी है, तो फिर शिवेही रूप बन गया। ठीक है? क्या रूप बन गया? शिवेही। बस यही एक रूप है बनाना है। हाँ, क्या कह रहे हैं पंतोला जी? जी जी, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, समझ में आ गया ना आपको?
हाँ हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छे। तो ये सिवेही ऐसे बनाया जाता है। आपके मित्रों किन्हीं किन्हीं किताबों में एक दूसरे तरीके की भी प्रक्रिया दी हुई है सिवेही बनाने में। वो प्रक्रिया क्या है? जैसे आपकी किताबों में दे रखा है कहीं कहीं सेव आ और ई। आप जो बहुत सारी किताब खरीद के लाए हो ना, सेव आ ई, यह उसकी संधि विच्छेद करी है। तो हमने वो संधि विच्छेद क्यों नहीं की, उसका एक अलग कारण है। हम वहाँ ज्यादा आपको जगतवाल नहीं समझाना चाहते थे। आपकी जितना मूल किताब में लिखा है काम लायक, उतनी ही बात वह समझाना चाहते हैं। इसलिए हमने यह संधि इसकी की सिव प्लस ए, जो आपकी कौमुदी के मूल में लिखी हुई है, और बस आपको ए ही कैसे बना ये समझा दिया कि आंग प्लस ई ऐसा करके, तो यह आपके लिए थोड़ा सुगम हो गया। अब मित्रों, हमने यह जो बात बताई अंतादिवच्छ सूत्र का भावार्थ जो यहाँ पर घटाया, वह इस प्रकार के जो नए छात्र हैं वो इसको आसानी से समझ सकें उनके लिए बताया। और आप जो इसमें जो प्रौढ़ छात्र हैं वो इस अर्थ को भी यहाँ समझ सकते हैं। इसका अर्थ को हमने दिया है, आप कहेंगे तभी इसे बाद में समझाया जाएगा। इसका और इसका बात एक ही है, दोनों चीज एक को ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा शब्द ज्यादा है और क्लियरिटी ज्यादा आ गई है, इसलिए यह भी एक अर्थ बताया जाता है। तो हमने दोनों प्रकार के अर्थों का समावेश किया है। आपका कार्य यदि ऊपर वाले अर्थ सही चल गया हो, भावार्थ सही चल गया हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी अत्यंत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर आप इस बात को अब समझ गए होंगे पर रूप संधि में कैसे क्या करना है। ठीक है जी। तो अब आगे चले। अब आपको पररूप संधि से कोई प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि अब पररूप संधि समाप्त है आपकी। पररूप संधि से यदि आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए, क्योंकि ये संधि तो हमने समाप्त कर दी है। अब आपके पररूप के बाद दीर्घ संधि पढ़ाई चुके हैं, अकसवर्ण दीर्घ। अब इसके बाद जो संधि आएगी वो पूर्ण रूप संधि अब आपको पढ़ाने वाले हैं सत्या। कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं आचार्य जी, अभी तो किसी कोई प्रश्न नहीं है। ओके ओके, ठीक ठीक, चलिए तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। पररूप संधि यही तक समाप्त हुई। पररूप संधि के अंदर आपने मुख्य रूप से जो पढ़ा वो कितने कितने सूत्र पढ़े। एक तो पढ़ा शुरुआत में पररूपम पढ़ा, उसके बाद आपने सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा भी पररूप को जाना, और उसके बाद उमांगोश्च पढ़ा। ये 3 सूत्र आपने पररूप संधि में पढ़े हैं। पररूप संधि के बाद आपकी पुस्तक में जो संधि है वो दे रखी है दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि को चूंकि हम पूर्व में ही पढ़ा चुके हैं, अतः अब आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है पूर्व रूप संधि। पर रूप पढ़ लिया आपने, अब देखो पूर्व रूप भी होता है, उस पूर्व रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, आप लोगों को इसमें प्रश्न अवश्य होने चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं आपके प्रश्न अत्यंत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रश्न पढ़ने से उसको और विषय को आप क्लियर समझते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आपको हमें पढ़ाना है आज एंगः पदान्तादति, यह सूत्र पढ़ाना है। एंगः पदान्तादति, यह सूत्र पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है आप अपनी पुस्तक में देख रहे हो, यह हमने उस पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सूत्र का अर्थ है पदांताद एंगोति परे, देखो ध्यान से पढ़िए, पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप मेकादेश स्यात्। ठीक है, सूत्र का पदच्छेद क्या है? एंगः पदांतादति का आप यहाँ पदच्छेद देख पा रहे होंगे, एंगः पदांताद और अति। ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? देखो सूत्र का अर्थ क्या बन रहा है, पदांत एंग से परे। एंग का मतलब क्या होता है मित्रों? एंग का मतलब है ए या फिर ओ। तो ए और ओ ये कैसे होने चाहिए? ये 2 वर्ण सिर्फ ये पदांत में होने चाहिए। पदांत मतलब पद के अंत में, पद के लास्ट में हो, और इसके बाद क्या हो, है ना, इसके बाद क्या हो? इसके बाद हो आपका अ।
अ का मतलब सिर्फ है ह्रस्व अ। यहाँ पर अत में तपर करण है, ध्यान रखिए, अत में क्या है, तपर करण। तो एंग मतलब ए और ओ से बाद में अ, अत हो, मतलब सिर्फ है ह्रस्व अ। तो तब आप समझ लीजिएगा यह जो कंडीशन बनेगी यह पूर्व रूप संधि की बनेगी, है ना। तो पूर्व रूप होगा, पूर्व रूप का मतलब पूर्व में जो है वैसा रूप। तो पूर्व में कभी ये ए जैसा रूप होगा और जब इधर पूर्व में ओ होगा तो ये ओ जैसा रूप हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। तो आइए अब समझते हैं, ये तो सूत्र की आप जो शर्त थी उसे आप समझ गए। कैसे यहाँ आचार्य पर, जी जी, जी, ये ए ओंग से लिया गया है क्या? यस यस, एंग उसी से है। जी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंग किससे है ये, ए ओ, वो उसी प्रत्यार से जो एंग का है ना, जी 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 जी, ए ओंग से। बिल्कुल उसी से है, इसलिए हमने इसको बताया है आपको। जी जी। तो चलिए, तो पदांत एंग अब आप समझ में आ गए, इनका मतलब ए हो। तो सबसे पहला आप उदाहरण देख रहे होंगे हरेव का, यहाँ पर। तो हरेव का मतलब क्या है, कैसे, हरे में देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए इसका, यहाँ पर ये वाला हरे प्लस अब, ये आपने देखा। हरे प्लस अब में क्या है कि पदांत एंग, शिक्षण जिज्ञासा जी का प्रश्न है। हाँ, हेलो। हाँ अब आ रही है। जी 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 हाँ भैया, हाँ बोलिए, हाँ। क्या पूछ रहे थे बताइए। मुझे लगता है रुक जा रहा है, रुक रहा है क्या हो ये। गया? मैं कह रहा हूँ जो आपने केवल बताया ना कि इसमें केवल ह्रस्व आकार लिया जाएगा, वो जो सूत्र था हाँ उसे हाँ तप प्रकरण वो जो था, जी जी इसका जी, ज्ञान कैसे, इसका ज्ञान कैसे होता है कि केवल ह्रस्व ही लिया जाएगा? क्योंकि यार लिखा हुआ है ना, देखो एंग पदांता दति, ये दति शब्द अति अति लिखा हुआ है, अति। हाँ हाँ तो यहाँ पर अति मतलब छोटा। वो अति में उसे अलग करिए, अति। हाँ, एंगः पदान्तात् अति। सप्तमी विभक्ति का रूप है, वैसे है तो अत, जी अति कह दिया जी तो जी मतलब अति जी। से परे रहते, उसमें अच्छा, ह्रस्व आकार दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये जी तपर जी। कर्ण सूत्र में ही दिया होता है, उससे ही हम पता कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मतलब ना। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी सूत्र में। जी भाई साहब, हाँ हाँ आवाज लगता है रुक रही है, तो वो तपत प्रकरण जो है वो किसी सूत्र में दिया है करके हमको मतलब कैसे अनुमान हो ये कैसे ज्ञान हो, ये पूछना चाह रहा था। हाँ, देखो देखो आपको दो प्रकार के तपर मिलेंगे, वैसे तो है तो तीन प्रकार के, पर वो तीसरे प्रकार का मतलब नहीं, दो प्रकार के आप समझिए। एक तो जी तपर कर्म मिलेगा स्वाभाविक, पाणिनि जी ने जहां किया हुआ है तपर तत्काल के उद्देश्य से। जी दूसरा आपको तपर कर्म मिलेगा विभक्ति का तपर कर्म, विभक्ति जैसे पंचमी विभक्ति में भी क्या है, अ शब्द का आत बन जाता है, जैसे कल भी एक बात बताई थी वहां पर, जी जी राम का रामत और अ शब्द का आत। जी तो जी। वो विभक्ति का तपरकरण आपको एक एक मिलेगा वहां पर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी विभक्ति देखकर हम अनुमान लगा ये समझना है सकते हैं विभक्ति कि का केवल एक तपरकरण वचन ले होगा रहा है। तो उसके बाद फिर कोई विभक्ति नहीं होगी। जी जी, जैसे और यहाँ पर जो, पंचमी आपने बताया, पंचमी हाँ सप्तमी। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ता के बाद भी सप्तमी है। जी एक वचन है, हाँ, अति। हाँ तो इससे आप पता कर ऐसा। सकते हैं कि हाँ ये वास्तविक तपर है ये यहाँ पर। और विभक्ति के जी जी तपर में जी तो जी। वो जाता नहीं है ना तपरस्तुत काल से, तपरस्तुत काल से सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर वास्तविक तपरकरण है, उसी के लिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। तो चलिए आप जी समझ गए जी। होंगे, आपकी आज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हमारे और लोगों को भी आपका प्रश्न सुनने में शायद कुछ दिक्कत हुई हो, पर आपका अच्छा बात समझ गए आचार्य हम, जी, ठीक है ना। आचार्य जी,
जी जी। आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही क्या? आज ये तो लाइव हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग के लिए क्यों कह रहे हैं? जी सर, वो कल अगर हम बीच बीच में हमारा आवाज नेटवर्क नहीं आ पा रही ना, इसलिए मैं सोच रही थी कल रिकॉर्डिंग देख लिया जाए तो। अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग तो प्रतिदिन होती है, तो उस पर फेसबुक पे लाइव होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। हमारी एक बेकरी जी थी, वो प्रतिदिन रिकॉर्ड करती थी अपने सिस्टम में वहाँ, वो आज कक्षा में नहीं है किसी कारणवश, अतः वो उन्होंने नहीं रिकॉर्डिंग शुरू की है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं लिखी आ रही है। जी 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 जी, वही ये लाइव है तो ये सब चीज सेव है, उसकी चिंता नहीं करें आप, ठीक है? ठीक है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, खैर आप इस बात को समझ गए होंगे। मेरा आपको एक पूर्व रूप संधि बताने का मतलब है कि पदांत इंग से ह्रस्वकार पर में हो, तो आप देखिए हरेब को देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर हरे प्लस अब हरे क्या है, पदांत कैसे समझना है आपको? पदांत के लिए वो किसी विभक्ति का एक रूप होना चाहिए, तो हरे हरि शब्द के संबोधन का रूप है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सब संबोधन के रूप हैं, तो अतः ये सब विभक्त है। तो यहाँ पर पदांत एंग है आपका, है पदांत एंग है ए, उससे ह्रस्वकार पर में मिल गया। ह्रस्वकार पर में मिल गया का मतलब है कि ये अब का अ ह्रस्वकार पर में मिला, तो क्या हो जाएगा, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व जैसा ही हो जाएगा। तो पूर्व जैसा ही हो जाएगा, तो ये हरे का ए और अब का अ दोनों मिलकर के ए ही ए बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? ए। लेकिन एक नियम है, अब यहाँ पर क्या होगा, जहां पूर्व संधि हो रखी होती है वहां पर अब ये चूंकि अ इधर से निकल के गया है, इधर ए में मिला हुआ है, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह दे देते हैं। यह जो आप चिन्ह देखते हो ना, ये एस जैसा, इसको कहा जाता है अवग्रह का चिन्ह। अवग्रह, जिसे आपको ये लोग खंडाकार भी कहते हैं, ये अवग्रह का चिन्ह है। ये कहाँ दिया जाता है? ये एंग पदांता दती वाली है ना? कौन म्यूट हो जाओ, कौन है? लक्ष्मीकांत जी हैं। हरे और वह, ये अवग्रह का चिन्ह है, ये आपको दिया रहता है। तो ये एक किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ से अ निकल करके इधर पूर्व में मिल गया है, मतलब पूर्व संधि हो गई। तो हरे व ऐसा है, कहीं कहीं पर अवग्रह का चिन्ह नहीं भी रहता है, क्योंकि ये चिन्ह की परंपरा बाद में आई है, तब भी आप चिंता नहीं करना, वहां पर यही संधि होगी। तो आचार्य जी, अगर अवग्रह नहीं लगता है तो वो अशुद्ध तो नहीं होगा? नहीं, अशुद्ध नहीं होगा बिल्कुल, और इसका उच्चारण भी नहीं किया जाता है। जैसे आपको बोलना है तो हरेब बोलना है इसको, ऐसा नहीं कि इसको आ जैसा उच्चारण करो आप बोलो हरे अब। तो ऐसे संधि करने से फायदा क्या हुआ यदि आपने अ बोल दिया? तो संधि का तो वर्ण का कुछ लाघव हुआ उधर, तो आपको उसका उच्चारण भी नहीं करना है, हरेब ये बोलना है बस। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है विष्णु। आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर पूर्व में से कौन सी संधि प्राप्त थी? पहले कोई संधि हो रही थी क्या? अयादि संधि, अयादि संधि का बाधिका है, बाधिका है ये पर रूप संधि, ध्यान रखना है ना। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पदांत एंग है, तो पदांत एंग से ह्रस्व आकार पर में है, देखो ये अव का अ, तो क्या हो जाएगा, पूर्व और पर के स्थान पर ये पूर्व रूप हो गया। तो पूर्व रूप मतलब अ और ओ दोनों मिलके ओ जैसा रूप हो गया, तो हो गया। तो क्या कंडीशन बन गई? ये बन जाएगी आपकी विष्णुव, ये वाला रूप, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये आपको रूप बन जाएंगे। तो हरेब आपने समझा, विष्णुव रूप विष्णुव समझा। आपने खंडाकारक कहाँ लगता है? एंग पदांत वाली संधि में, ये देख लिया। और मित्रों, एक खंडाकारक का जो प्रयोग है वह दीर्घ संधि में भी कहीं कहीं कर देते हैं। जैसे दीर्घ संधि में कभी कभार क्या होता है कि जैसे यदि इधर ह्रस्व आकार होता है और इधर यदि दीर्घ आकार होता है, तो दोनों की संधि करते हैं, तो एक खंडाकार को वहां दे देते हैं, और कदाचित
दोनों जगह क्या हो, दीर्घ आकार हो। जैसे इधर भी दीर्घ आकार है यदि दीर्घ संधि में, और इधर भी दीर्घ आकार है, तो वहां पर क्या होता है, दो दो खंडाकार भी आपको दिखाई देते होंगे। आप जब पुस्तकें पढ़ते हो संस्कृत की, तब आपको दो दो खंडाकार भी दिखाई देते होंगे। तो बस खंडाकार आपको दो ही जगह मिलेगा, है ना, एक तो दीर्घ संधि में मिल जाएगा और एक ये पूर्ण रूप वाली संधि में मिलेगा। इससे अन्यत्र खंडाकार के दर्शन नहीं होते हैं लेखन परंपरा में। पर खंडाकार लगाओ यह आवश्यक नहीं, यह एक आधुनिक प्रणाली है। जब ये लगाया जाता था, पुरानी किसी भी पांडुलिपि में इस प्रकार का प्रयोग नहीं दिखाई दिया है, तो यह है। और आप इसके कुछ उदाहरण भी समझ लीजिए। रूप को लेखन का तरीका आपको इधर दिया हुआ है, कैसे लिखना है। आपको सूत्रेण अची परे एकारस्य अयादेशे प्राप्ते, और उसको किसने बाधा है, तम प्रवाद्य एंग पदांतदतिथि सूत्रेण पूर्व परयो, मतलब अ और ए इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेशे कृते हरेव रूपम सिद्धम, और ऐसे सिद्ध कर ले, हर कोई रूप आज सिद्ध करना है। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे रामो अस्मि, तो ये क्या बन जाएगा, ये रामोस्मि। शिवो अर्च्य, ग्रामे अस्मिन तो ग्रामेस्मिन, और कृते अपि तो कृतेपि। इस प्रकार के ये उदाहरण भी बन जाएंगे कुछ। तो आप अपनी बात को शायद अब समझ गए होंगे कि ये क्या आपको बताया जा रहा है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। जी आचार्य जी, एक प्रश्न है इनका, संदीप जी थे, संदीप बिरथरे जी। हाँ आचार्य जी, नमो। कहिए कहिए। आपने उदाहरण भी दिया, मैंने आप जो पूछना चाह रहे हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमें। आवाज नहीं आ रही। अयम है, रामो अयम। हाँ हाँ, रामो अयम शब्द है। जी जी जी, हो जाएगी ना ये वाली, जैसे राम में अयम ऐसा संधि करें। हाँ हाँ। अच्छा, ये लगाने की क्या आवश्यकता है, नहीं लगाए तो क्या होगा? क्या नहीं लगाएं? रामो अयम जैसे शब्द है, उसमें अवग्रह ना लगाओ, ये आ वाला तो संधि नहीं बनी रहेगी। तुम बिना अवग्रह के भी लिख सकते हो, रामोयम ऐसा भी कर सकते हो, बिना अवग्रह के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अवग्रह लगाना मैंने बताया ना, आज की नई परिपाठी का हिस्सा है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ना, आपको बताया था ना अभी, आज की नई प्रणाली का हिस्सा है। पुरानी पांडुलिपियों में यह अवग्रह के चिन्ह नहीं मिलते हैं, पर अच्छा रहता है आजकल लगा दिया जाता है, तो सुविधा हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है भैया यहाँ आकार था, जो बेचारा शहीद हो गया, शहीद का मतलब से पररूप हो गया या शहीद हो गया, समर्पित हो गया। हाँ हाँ हाँ। राजेश कुमार मिश्रा जी। गुरु जी ये पूछ रहा था कि अभी ये तो समझ में आ गया कि पदांत तो होना चाहिए, तो अयादी संधि में जैसे होता है पो धन अनाहत, तब ये तो अयादी संधि में ही रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। अयादी संधि है जो एचवायावा वाली, जो अयादी संधि है वो पदांत को विषय नहीं बनाती है, वो बिना पदांत के भी हो जाती है। ये अंतर है। जैसे आप देखते हो ना, हरये वहां पर बनाया था, आपको रूप याद हो तो हरये बनाया था, ठीक है ना? जी जी। तो हरये तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है, आपको पता ही है। हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति में हरये बनता है जी। अब हरये के ए पर पदांत है, वहां ध्यान दीजिए, किस पर पदांत है? ए पर। ए पर क्यों? सुबंत और तिङंती तो पद संज्ञक होते हैं ना। तो सुबंत, ये सुबंत है, और अंत में क्या है यहाँ पर? सुप के अंत में है ए। सुबंत है, सुप है, जो ए वो अंत में है जी। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? देखो पद के अंत में ए है, पर यहाँ पर आपने जब संधि विच्छेद की तो क्या की? हरे प्लस ए, ये संधि विच्छेद की थी। क्या संधि विच्छेद की थी? हरे प्लस ए। कहने का मतलब पद के अंत में ये वाला ए है, ध्यान दीजिए। और आप
किस वाले साथ किसके साथ कर रही हो, इस वाले के साथ, ये पद के अंत में नहीं है। ठीक है, क्यों? अभी आपको बताया था हरे, यह जो रूप संपन्न हो जाएगा तो सिद्ध रूप में, संपन्न रूप में पद का निर्धारण होता है। मेरे को सपन लग रही, बीच में थे बक बक करके मेरी कंप्रेशन तक मन को नहीं आने लग रही। हाँ, ये कोई अनम्यूट है अभी। हाँ, एकता शर्मा जी, अपने आप को आप म्यूट करें। जी जी, कर दिया, तो कर यहाँ दिया। पर इस ए को क्या हो जाता है, अयादी संधि हो जाती है। हर, अय और ए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। जब आप मिलाते हैं तो ये हरय बनता है। तो आपने जाना यहाँ पर कि एचवी वायाव सूत्र द्वारा क्या है, वो पदांत को विषय नहीं बनाता, वो तो अयादी संधि अपदांत को भी कर देता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गुरु। हाँ हाँ। और ये हर्ष मिश्रा जी। पदांत के लिए है स्पेशल, यहाँ पद का अंत मिलेगा। और इसको जो कंडीशन देखो इसकी कितनी टफ है, पद का अंत होना चाहिए, पद के अंत में ए और ओ ही होना चाहिए। और जबकि एच सूत्र को 4 वर्ण चाहिए होते हैं, उसको ए ओ आई औ एच, और उसे पूरा अच परे चाहिए। लेकिन एंगा पदांतदी को पूरा अच परे नहीं चाहिए, सिर्फ एक अपरे होना चाहिए। जी जी हर जी, सूत्र की कंडीशन समझना, वो एक जो जितने कम एरिया में लग रहा है वो अपने उतने सूत्र का बाधक हो जाएगा उस वाले का। हाँ, ठीक है ना? धन्यवाद गुरु। जी जी, हर्ष मिश्रा जी। जी गुरुदेव, अभी आपने बताया कि इंगा पदांत आदति में पूर्व में पदांत में ए अथवा ओ हो और पर में केवल अ होना चाहिए, क्योंकि तपरकरण हो गया है। तो अगर जैसे यहाँ आगे कोई भी 18 में से कोई और भेद मिल जाए तो वहां नहीं होगी संधि नहीं होगी, संभव? बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ ह्रस्वकार। जी, तो जैसे अगर कहीं मतलब ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा ना, जैसे अ ही मिलेगा? ही मिलेगा, बिल्कुल संधि नहीं मिलेगा, आप चिंता न करें। पाणिनि जी के नियम है, ऋषियों के नियम है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। जी जी जो गुरुजी, बस होते एक हैं तो और पाणिनि सवाल। जी स्वयं बता देते हैं। जी 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 गुरुजी, अभी मेरा इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। आप जब ये बताया कि हरेव और विष्णु के बाद आप अच्छा। अवग्रह में कुछ बताया, वो शुरू में आवाज नहीं आ पाई ठीक से, कोई जरा बात शॉर्ट नहीं। में एक बार पुनः बताओ, या वीडियो मैं देख बाद लेना, में देख। वीडियो द्वारा से देख लेना, वो विस्तार से बता चुके हैं। जी जी ठीक, धन्यवाद। हाँ, देख लीजिएगा। और अवग्रह के नियम, और आपके लिए एक और बात बताएं, हमने एक वर्णमाला भेजी थी आज से 1 आध महीना पहले, वर्णमाला बताई थी, उसमें हमने दे रखे हैं उस वर्णमाला में अवग्रह के नियम है। आपको हो सकेगा द्वारा भेज देंगे इस ग्रुप में, आप शायद बाद में जुड़े हैं इसलिए आपको पता नहीं। अगला नाम लीजिए। मनीष निर्मल जी। इनका तो हो गया, नहीं हुआ गुरुजी। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा तुम ही बच्चे। हाँ तो बताइए जी, नमस्कार जी। जी गुरुदेव, मैं थोड़ा सा ये पूछ रहा था, अंतादि बच्चे मेरे थोड़ा कम समझ में आया अभी। अरे जोर से बोलो, थोड़ा जोर से, आपकी आवाज आ नहीं रही है थोड़ा। गुरुजी, पर रूप संधि में अंतादि बच्चे जो है ना, आंग आंग जो आपने आ लिया है, ये मेरे थोड़ा कम समझ में आया है। सही कह रहे हो, ये कम समझ में आया, मुझे भी कम समझ में ही आया है ये। हाँ हाँ। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। गुरुजी, ये ए ही से आंग आंग कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया। आ कहाँ से आ गया वहाँ पे, ये समझ में नहीं। क्या था, हमने वो स्लाइड को आप देखिएगा द्वारा से, मैं आपको एक बार फिर बताई देता हूँ कि एही की जो सिद्धि है वो हुई कैसे। हमने उसकी एही की सिद्धि भी अलग से दे रखी है। आपको सिर्फ एही की सिद्धि अलग दी, उसके बाद एही की सिद्धि अलग दी है। एही बना कैसे, आंग के आ से और ई के ई, दोनों से गुण होकर के एही बना के नहीं। जी जी। तो जब एही बना तो बताइए उस एही में आंग है क्या नहीं, आंग का अंग। पहले एही की सिद्धि करनी पड़ेगी हमें। एही की तो करनी पड़ेगी ना, स्लाइड में देखी ना हमने, वहां पर 2 प्रकार की चीज प्रस्तुत कर रखी है, 2 कॉलम। जी जी। एक तो प्लस एही सिद्ध किया है, आपने वो स्लाइड तो देखी है कि आपको दिखानी पड़ेगी द्वारा से? नहीं देखी थी गुरुदेव मैंने भी। हाँ, इसलिए तो गौर से देखा करो। हम जो भी विभाजन करते हैं ना, उसका भी कोई अलग कारण रहता है। हर एक प्रकार की डिजाइन करने का अलग कारण रहता है कि जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, अलग अलग चीज को समझें, है।
तो वहां जी। पर आप जब एही की सिद्धि देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंग उसमें मतलब सहायता देता है, कैसे वो सहायकारी कारण है, आपको पता चल जाएगा। यानी एही के अंदर आंग छिपा हुआ है। छिपाई हुआ है, देखो आप ये देखो ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब आप ज्यादा ही समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसे देख लीजिए एक बार और दोबारा से। अब यहाँ पर देखो आप इस जी। एही देखो, आंग प्लस ईही, इस एही की सिद्धि देखना। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे दे रखी है बताओ, इसमें आंग के आ से और इस ईही के ई, इन दो वर्णों से मिलकर के ये ए बना हुआ है, मतलब एही की गुण हुआ है। है। जी जी जी। तो आपने इस पर ध्यान दिया, देखो हमने इसको अलग लिखा है अलग, और इसको अलग लिखा है, इसलिए कि आप लोग उसको अलग अलग समझे, इसलिए लिखा ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ठीक है गुरुजी। ठीक है, जी जी जी। चलिए हाँ पूछिए, अगला नाम दीजिए। जयदीप देव जी। हाँ जी जयदीप जी, जयदीप दवे जी वदतु। दवे जी, शायद आवाज नहीं जा पा रही है उन तक। आपकी हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही है जयदीप जी, आप अगला नाम उच्चारण करिए जब तक। श्याम सुंदर शर्मा जी। जी बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव कहिए। ये जब इही जब हमने बनाया, हाँ हाँ तो आंग और इही करके बनाया था ना, आंग एही करके। हाँ, जब आंग हो गया और तो इही इधर करके एही शिव बनाया। आंग इही ऐसा हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो फिर इसकी स्थिति हो गई शिव आंग एही आंग कहाँ हुई, शिव जी ना, कैसे? ऐसे ही तो हुई ना। देखो उसके किताबों बाद में फिर मत देखो। आंग किताबों में देखोगे तो फंस जाओगे, हमने जो सिद्धि बताई नहीं सबसे बनाएंगे तो पहले ऐसे ही ना। यही बनाना है। जी जी, सबसे सेवई बनाने में सबसे फर्स्ट स्टेप जी यही जी बनाओ। तो एही कैसे बनाओगे, आ प्लस ई ही, दोनों में गुण कर दिया, आ और ई में तो बन गया एही। अब आपको क्या करना है, जी अब आपको शिव आगे लगा देना है, शिव प्लस एही, ऐसा। जी 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 अब क्या करना है, जी शिव जी प्लस जी एही, अभी स्लाइड में दिखा रहे थे जी ना वही, शिव प्लस एही करिए। और अब यहाँ पर क्या प्राप्त जी होगा, जी जी तो पहले गुण उसको बात करके वृद्धि प्राप्त होगी, वृद्धि को भी ओमांगोच्च बात देगा, पर ओमांगोच्च लग नहीं पाएगा, अभी लग नहीं पा रहा, क्यों? जी जी उसे एही में आंग नहीं जी दिखाई दे रहा है, उस आंग का दर्शन कौन कराएगा? हाँ एही में दादी बच्चे। आंग है, उसका दर्शन कराएगा अंतादिवच्च, वो अंतादि कहेगा बच्चा। ये एकादेश, अर्थात ये जो घोलमेल हो गया है एही में, पूर्वस्यांत परस्यादिवत्। एकादेश, एकादेश जी मतलब जो घोलमोल हो गया है एकादेश के कारण, वो पूर्व से अंतवत कर देगा, ये पूर्व के अंतवत हो, वो पूर्व में है आ, तो इस आ जो है ये एही में समझ लिया जाएगा कि हाँ यह एही में, तो समझ लेगा तो अच्छी बात है, समझ लेगा तो वो पररूप कर देगा। तो आ और एही के एक के स्थान पर पररूप हो गया, एच वायवा पदांते तु भवति। तो मना, हाँ जयदीप जी मना कौन कर रहा है, एच वायवा पदांत में नहीं होता है, हम हरय की कंडीशन बता रहे थे। हरय में क्या कंडीशन थी कि हरय में पदांत में नहीं है, बाकी तो करेगा, पर यहाँ पर तो ये बाधक है, ये ध्यान रखना जयदीप जी, क्योंकि अब आप प्रश्न पूछ रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पर तो एंगा पदांतादति चिवावा का बाधक है, ध्यान रखना। एंगा पदांत और एचवावा दोनों जगह लगता है ना, नहीं तो लोभा साकल्य वाले उदाहरण कैसे बनते, हरैया हरैया, वहां भी तो एचवाय लगा है, तो वो पदांत और पदांत दोनों विषय है, और यह जो है एंगा पदांतादि केवल पदांत विषय है। आप शायद समझ गए होंगे, मेरी आवाज आप तक आ गई होगी। तो श्याम सुंदर जी आपका भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। हाँ बस मैं यही कह रहा था, जब अंतादिवच्चा उसको दिखाएगा तो वहाँ अकर्णा आकाशवर्णी दीर्घ का लगना चाहिए था। अंतादिवच्च उसके दिव्य दृष्टि प्रदान कर देगा, तो अच्छा अच्छा अच्छा, में भी अंग तो नजर आ जाएगा। जी 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 जी, यही में भी अंग नजर आ जाएगा, समझ में ना। हाँ 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 जी जी जी, बहुत अच्छे आप लोगों के प्रश्न धन्यवाद मार्मिक हैं और अन्य लोगों के लिए बहुत प्रदर्शक होते हैं।
मैं यह आपसे आशा करता हूं मित्रों, आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं आप दूसरों को अवश्य पढ़ाएं। इससे आपकी विद्या और अच्छी होने वाली है और बढ़ने वाली है। कम से कम किसी को नहीं पढ़ा पाए तो शुरुआत में हमने बताया था एक पोथी लिख लो। पोथी का मतलब एक पांडुलिपि लिख लो, जो कुछ पढ़ रहे हो उसे लिखते जाओ, जिससे आपको क्या होगा, वो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी कि हाँ आप जो एक बार लिख दोगे तो आपका एक रिवीजन जैसा हो जाएगा वो। तो जब कोई पढ़ाने को नहीं मिल रहा है तो लिख दो। और आपको यहाँ तक कि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पाठ है वो प्रतिदिन करना है, जिससे आपके ये भूले नहीं। अब मित्रों आपको, अब हमारी मुख्य संधियां समाप्त हो चुकी हैं यहाँ तक। अब एक प्रकृति भाव संधि बच रही है ना? प्रकृति भाव संधि बच रही है बस। वो तो प्रकृति भाव का मतलब वो एक संधि वाली स्थिति नहीं बनती है उसमें। यहाँ तक आपकी मुख्य संधि हो गई। अब आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सी संधि कहाँ होती है, उसको पूर्व में क्या चाहिए, उसको पर में क्या चाहिए। सबसे पहली कंडीशन पता हो। सेकंड कंडीशन क्या पता हो, कौन संधि किस संधि की वादिका है। पूर्व में ये वर्ण है, पर में ये वर्ण है, तो कौन सी संधि की कंडीशन बनेगी, ये आपको निरंतर पता होना चाहिए असंधि के अंतर्गत। मित्रों अब असंधि में मात्र एकमात्र संधि बच रही है, जो है आपकी प्रकृति भाव संधि। थोड़ा लंबी जरूर चली है पर है वो बहुत सरल, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। अभी तक की जो संधि थी यही अज संधि की प्राण तत्व संधियां हैं, है ना? इसके बाद तो बस ग्रंथ की जो सूत्र है उनको पूरा करना है, तो हम तो करते रहेंगे। और मित्रों कल 11 तारीख है, तो कल जो अष्टमी है तो हम कल अष्टमी का अभ्यास रखेंगे। और जब अगले दिन उपस्थित होंगे तो मेरा आपसे यह प्रार्थना है कि आप इन संधियों का ठीक से अभ्यास कर लें। हम आप लोगों के सामने गीता के श्लोक और अन्य सुभाषितानी बहुत सारी चीज यहाँ पर फिर प्रस्तुत करेंगे और आपसे संधि की पहचान करवाएंगे कि आप उसे पकड़ पा रहे हो कि नहीं संधि को ठीक से। क्योंकि आपको जो संधि पकड़नी है, ऐसा नहीं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में ही पकड़ लो इतनी है लिखी है। आपको संधि का ज्ञान काव्य शास्त्रों के अंदर होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर क्या क्या है, आप उसे पकड़ पा रहे हो कि नहीं। तो उसका रिवीजन हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो संदीप जी आपका क्या प्रश्न है बताइए। संदीप जी तो चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अपना प्रश्न बाद में कर लीजिएगा। अब समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः आचार्य जी। सादरं नमामि।